सभी का फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आज स्टार्ट कर लें। तो पिछली क्लास के अंदर बेटे हम लोगों ने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया था, C = A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D माइनस टी प्लस ऑफ T बाई के, ठीक है ना। और साहब इस फॉर्मूले की मैंने आपको लिमिटेशन दिखाई थी, वैसे बता दिया था ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब डाइलेक्ट्रिक का जो एरिया है और जो प्लेट का एरिया है वो सेम होगा। क्या होगा? सेम। ठीक है बेटे, ध्यान रखिएगा। तो उस फॉर्मूले पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आप सॉल्व करो, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं बेटे, ठीक है ना। हम उन न्यूमेरिकल्स को जनरलाइज तरीके से सॉल्व करना सीख लेंगे। तो कल हम लोगों ने जो फॉर्मूला ड्राइव किया वो सिर्फ एक डायलेक्ट्रिक के लिए था और उसका एरिया जो है प्लेट के एरिया के सेम होना चाहिए, ठीक है बेटे। आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बेटे विद मल्टीपल डायलेक्ट्रिक्स, जब एक से ज्यादा डायलेक्ट्रिक आ जाए, एक से ज्यादा। देखो पहली बात तो ये बेटे, मैंने आपको कई बार बोली है ये बात कि जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस ये मीडियम की प्रॉपर्टी है। मीडियम का मतलब जैसे सब डायलेक्ट्रिक भरे हुए हैं तो डायलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी है, बात समझाइए। इसके प्लेट से कोई लेना देना नहीं है कि प्लेट क्या है साहब, प्लेट का एरिया क्या है, नहीं साहब, ये सारा खेल डायलेक्ट्रिक का है। कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। अब तुम एक बात बताओ, एक कंडेंसर है, उसकी दो प्लेट है साहब, और उसके बीच में आपने एक मीडियम रखा, एक बच्चे ने दो मीडियम रखे, एक ने तीन रखे, तो क्या वो एक ही कंडेंसर रहेगा? नहीं। अगर आप मीडियम बदलते चले जाओगे, मतलब मीडियम की संख्या बढ़ाते चले जाओगे, तो नंबर ऑफ कैपेसिटेंस बढ़ते जाते हैं। मैंने आपके सामने कुछ फिगर बना रखी हैं, इन चार फिगर के अंदर तीन तीन मीडियम यूज करे हैं, भरने का अंदाज अलग रखा है। एक फिगर ये है साहब, तीन मीडियम है, तो ये कितने कैपेसिटेंस हैं? एक ही कैपेसिटर है, तीन है, ये तीन कैपेसिटर है। ये कितने कैपेसिटर है? तीन कैपेसिटर है। क्यों? तीन मीडियम है, K1 कांस्टेंट, K2 कांस्टेंट, K3 कांस्टेंट। रखने का अंदाज अलग है बस। कितने कैपेसिटर है? तीन है। कितने कैपेसिटर है? तीन है। तीन मीडियम यूज कर रखे हैं, K1, K2 और K3, तो ये तीन कैपेसिटर हैं। बात समझ आई है? तो ये बात ध्यान रखिए, कैपेसिटर कभी भी प्लेट्स को देख करके नहीं देखे जाते, कैपेसिटर देखे जाते हैं मीडियम के हिसाब से, क्योंकि प्रॉपर्टी ही मीडियम की है। तो साहब बेशक से प्लेट एक दिखा रखी, ये प्लेट दिखा रखी थी दो और मीडियम अंदर तीन थे, तो ये तीन कैपेसिटर हैं। बात समझ आइए बेटे। अच्छा, जो फॉर्मूला है C = A एप्सिलॉन नॉट बाई D, मैंने आपसे कहा था ना कि जब प्लेट्स के बीच में उसको ठोक के भर देते हैं, ठोक के भर दिया जाता है तो कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता है, ये सच्चाई है ना। लेकिन उस फॉर्मूले के अंदर C = A एप्सिलॉन नॉट बाई D के अंदर D क्या है? D है उस मीडियम की चौड़ाई। मीडियम कितनी दूरी तक है? एरिया, वो एरिया देखा जाता है जो प्लेट के साथ, प्लेट वो डाइलेक्ट्रिक का है, जो किसका है? डाइलेक्ट्रिक का। वो सही बात है नहीं? अब बड़े बच्चों देख के ना वो सोच के बताना, मुझसे कहता है A और B के बीच में इक्विवेलेंट बताइए, चलो ठीक है, मैं इसको बेटे PQ कर देता हूं, ठीक है ना। P और Q के बीच में इक्विवेलेंट बताइए, क्योंकि A को मैं एरिया लेट करके चलूंगा प्लेट का। अब बड़े बच्चों सोच के बताना बेटे, ये प्लेट है मेरे पास एक, ये प्लेट है साहब, और ऊपर ये प्लेट है, और उसमें तीन डाइलेक्ट्रिक भर के दे रखे हैं मेरे को, कांस्टेंट है K1, K2 और K3, K1, K2 और K3। अपने मन में आप ऐसा लगा सकते हो जैसे तीन ईंट है, तीन ईंट है, एक ईंट, उसके ऊपर दूसरी ईंट, उसके ऊपर तीसरी ईंट, तीन ईंट रखी हुई है और ऊपर नीचे प्लेट लगी हुई है, ये सिचुएशन है। अब सबसे बड़ी बात है साहब, ये तीन कैपेसिटर, तो एरिया और डिस्टेंस क्या है? तो ध्यान से सुन लो, ये तीन कैपेसिटर है, ठीक है साहब। इसका कैपेसिटेंस मैं लिख देता हूं, मान ले बेटे इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, इसका कैपेसिटेंस C3 है। बोल सही है? तो डिस्टेंस ना बेटे ये होता है, ये चीज कि वो जो डाइलेक्ट्रिक है वो कितनी चौड़ाई तक का, कितनी चौड़ाई तक भरा हुआ है। अगर मैं पूरे डिस्टेंस को D ले लेता हूं और ये इक्वल गिवन है बेटे, ये क्वेश्चन में गिवन आएगा इक्वल विड्थ है, तो साहब इनकी चौड़ाई D/3, D/3 और D/3 है। बात समझ आइए? ये चीज पेपर में गिवन आएगी कि कितनी चौड़ाई तक भरा है। मैंने इक्वल लिया है, इक्वल आई कंपल्सरी नहीं है, कुछ भी आ सकता है। बात समझ में आइए? तो ये D/3, 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 तो C = A एप्सिलॉन नॉट बाई D के अंदर मुझे D पकड़ में आ गया, वो जो डिस्टेंस है, एरिया, एरिया प्लेट के साथ देख लो, ये प्लेट का एरिया A गिवन है, तो क्या इस डाइलेक्ट्रिक का जो प्लेट के साथ पूरी प्लेट को कवर करे बैठी? हाँ साहब, तो इसका एरिया है बेटे वो भी A है, इसका एरिया भी A है और इसका एरिया भी A है, इसका एरिया भी A है। बात को पकड़िएगा। डिस्टेंस जो D चीज है ना, D वो तो होता है कि कितनी चौड़ी है वो आपका डाइलेक्ट्रिक, कितनी दूरी तक भरा हुआ है, और जो एरिया है वो डाइलेक्ट्रिक का एरिया होता है। आज न्यूमेरिकल वाले ने प्लेट का एरिया गिवन किया था और डाइलेक्ट्रिक उसी के बराबर तक भर रखा है, देखिए पूरा उसी के बराबर तक भरा हुआ है, तो डाइलेक्ट्रिक का एरिया भी हो गया। तो मेरे पास तीन कैपेसिटर है, C1, C2, C3, मुझे तीनों का एरिया पता है,
मुझे तीनों का डिस्टेंस पता है, मतलब दूरी पता है, और कांस्टेंट तो K1 K2 K3 दे ही रखा है सब। बात समझ में आई? इसमें देखिए साहब कितने कैपेसिटर हैं। बच्चा बोला 3 है सर। जब K1 K2 और K3 3 डायलेक्ट्रिक दे रखे हैं तो कैपेसिटर भी 3 है, सच्चाई है। अब प्लेट कहां पर है सर? ये प्लेट है, ये रही साहब, ये प्लेट हो गई, एक प्लेट ये है। अब तुम बड़े बच्चे हो, सोच के बताना बेटे, प्लेट से प्लेट तक क्या ये डायलेक्ट्रिक पूरा यहां से यहां तक भरा हुआ है? हाँ सर, ये वाला पूरा भरा हुआ है। क्या ये भी पूरा है? हाँ सर। क्या ये भी पूरा है? हाँ। तो जो डिस्टेंस है बेटे वो तीनों के लिए ही डी है। जो डिस्टेंस है वो तीनों के लिए ही डी है। बोल बात समझ में आती है? ठीक है सर। और रही बात एरिया की, तो तुम बड़े बच्चे सोच के बोलना कि ये पूरा एरिया अगर ए था यहां से यहां तक का, मुझे इक्वल दे रखी है ये, तो जो एरिया इसका है बेटे K1 का, वो हो जाएगा A/3, इसका एरिया हो जाएगा A/3, इसका एरिया हो जाएगा A/3। एरिया वो गिवन नहीं करेगा, ये आपको अब कॉमन सेंस से सोचना है। ये बात सुन लीजिए, समझ लीजिए, बात समझ आई है? वो आपको K1 K2 और K3 देकर के छोड़ेगा, A और D का अंदाज आपको खुद लगाना होगा। दोनों फिगर में डिफरेंस देखिए, दोनों फिगर में डिफरेंस, यहां ये प्लेट है, इन दोनों के अक्रॉस बैटरी लगेगी, ठीक है साहब, इन दोनों के अक्रॉस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से लेकर के यहां तक जाएंगी। बोल सही बात है? इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से लेकर के यहां तक जाएंगी। तो जो D है, D जो डिस्टेंस होता था वो डाइलेक्ट्रिक की चौड़ाई होती है, एक प्लेट से लेकर दूसरी प्लेट पर जब हम जाते हैं कितनी दूर तक भरा हुआ है। सर ये तो पूरा यहां से यहां तक भरा हुआ है, तो ये D चौड़ा है, ये भी D है, ये भी D है। एरिया A, कितना एरिया कवर है? सर पूरी प्लेट का एरिया A दे रखा था, तो ये तो 1/3 को कवर करे बैठा है, तो A/3 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 और A/3। जो बच्चा मन का कमजोर होता है ना, वो करता क्या है बेटे, वो इस फिगर को देखता है पूरी को और सोचता है कि आधा एरिया तो 1/3 एरिया ये वाला है, 1/3 ये है और 1/3 ये है, इसलिए A/3 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 लिखा हुआ है। और फिर इसमें तो उसे समझ आता है, फिर जब इसको देखता है तो कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ भी तो 1/3 एरिया, तो यहाँ A क्यों लिया हुआ है? तो साहब फॉर्मूले में जो A है वो डाइलेक्ट्रिक का एरिया होता है ना, ये वाला एरिया, वो A/3 इसलिए है क्योंकि गिवन एरिया है तो उसका 1/3 पोर्शन है, तो A/3 A/3 A/3। बात समझ में आई है? यहां पर है साहब, अगर आप मेरे सामने बैठे होते बेटे मैं आपसे पूछता कि बताइए, तो बच्चे बता देते हैं, वैसे आप मन में बोलते रहिए, बोलिए। सर इस डायलेक्ट्रिक को देखता हूं तो जो इसका ये डिस्टेंस है वो D/2 है। सर जो इसका ये दूरी है ये भी D/2 है, लेकिन इस वाले की दूरी D है। रही बात एरिया की, तो इसने इतना पोर्शन या इतना एरिया कवर किया हुआ प्लेट का, ये वाला हिस्सा है, ये यही इसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ भी यही है। तो साहब एरिया इसका A/2 है, एरिया इसका भी A/2 है, और इस एरिया इसका भी A/2 है। बोल सही है? देख लीजिए ना, यहाँ से ये वाला एरिया, ये इतनी प्लेट कवर कर रखी है, तो जो डायलेक्ट्रिक का एरिया है वो A/2 है। वहां पर आ जा। बच्चा बोला सर जहां तक बात है डिस्टेंस की, तो ये वाला डिस्टेंस D/2 है, तो भाई ये समझ में आया, तो ये भी समझ में आ गया, ये भी D/2 है। एरिया, सर इसका एरिया A/2 है, सर इसका एरिया A/2 है, सर इसका एरिया A है, इसका एरिया A है। बोल बात समझ में आती है? क्योंकि उसने जो डायलेक्ट्रिक, ऊपर वाला जो डायलेक्ट्रिक है ना बेटे, उसने पूरा एरिया कवर किया हुआ है, पूरी प्लेट कवर है, देख पूरी। क्लियर है? तो पहला कंसेप्ट तो यही हो गया कि मुझे ये पहचान में आ जाए कि कितने कैपेसिटर हैं दिए हुए सर्किट के अंदर, कितने कैपेसिटर हैं। तो ये नहीं कहेंगे कि सर एक ही कैपेसिटर है, नहीं, ये 3 कैपेसिटर है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है। बात समझ में आती है? जब आप ये देख लो कि उसमें कितने कैपेसिटर हैं, फिर आपको इंडिविजुअल कैपेसिटर का A लिखना आना चाहिए, उसका D लिखना आना चाहिए, A लिखना आना चाहिए, D लिखना आना चाहिए। अगर तुम्हें ये लिखना है तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं बेटे, ठीक है, फिर तो सीरीज पैरेलल नॉर्मल बात है, बच्चा आसानी से पहचान लेता है। मेन यही है कि बच्चा इसके अंदर डिस्टेंस और एरिया में कंफ्यूज रहता है। ठीक, आ जाओ साहब, इतना मुझे समझ में आ गया, इसमें 3 कैपेसिटर है, इसमें भी 3 कैपेसिटर है। अब सवाल ये था कि बताओ सीरीज है या पैरेलल है साहब, सीरीज है या पैरेलल है। देखो ये मैंने आपको ऐसे बना रखी है फिगर, इस
हिसाब से बना करके दे रखी है। मैं इसको आपको थोड़ा साइड में से समझा देता हूँ, देखना चीज वही है, बस अंदाजा लगे। ये समझा दिया साहब, ये P है और ये Q है, तीन डायलैक्ट्रिक है, कुछ इस हिसाब से भर रखे हैं, ये एक और एक ये K1 डायलैक्ट्रिक वाला है, ये K2 है और ये K3 है, ठीक है साहब। मेरे से कहता है इक्विवेलेंट बताइए, मैंने क्या काम किया, बैटरी अप्लाई कर दी। अपना नियम तो यही है बेटे, जिसके अक्रॉस पूछे वहां बैटरी लगा तो लगा दी। ये 20 वोल्ट की बैटरी थी, कितने वोल्ट की थी, 20 वोल्ट की। और इसी चीज को मैं आपको यहां समझा देता हूं, ये वाली फिगर भी ऐसे ही पलट के दिखा देता हूं एक बार। ये P है, ये Q है, इसके अंदर कुछ ऐसे भर रखे हैं बेटे इस हिसाब से, ये K1 वाला है, ये K2 वाला है और ये K3 वाला है। जिसके अक्रॉस पूछता है मैंने सप्लाई लगाई, ये बैटरी लगा दी साहब। ये सिचुएशन है, ये बहुत सही है। अब मुझे पहचानना था कि सीरीज है या पैरेलल है। तो सीरीज पैरेलल तू जानता है भाई, बैटरी का V1 V2 लिख लो, वही जब कुछ समझ में ना आए तो V1 V2 ही काम आता है। मैंने लिख दिया साहब, ये लिखा V1, ये लिखा V2। यहां से गया तो ये वाला कैपेसिटर, इसकी ये वाला हिस्सा V1 का, इसका ये वाला हिस्सा V1 का, इसका ये वाला हिस्सा V1 का। इधर से गया ये हिस्सा V2 का, ये पोर्शन V2 का, ये वाला पोर्शन V2 का। क्या तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस, तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस जो दो प्लेट्स हैं वो सेम पोटेंशियल डिफरेंस ही है। हाँ सर, इस कैपेसिटर के अक्रॉस V1 V2 का डिफरेंस है, यहाँ V1 V2 का, यहाँ V1 V2 का है। और V1 V2 का डिफरेंस होना मतलब सभी में सेम पोटेंशियल डिफरेंस आना, क्या ये पैरेलल की निशानी है? हाँ साहब, इसका मतलब साहब इसमें दिए गए तीनों कंडेंसर पैरेलल के हैं, इसमें दिए गए तीनों कंडेंसर पैरेलल हैं। और पैरेलल का फॉर्मूला मुझे आता ही है, C = C1 + C2 + C3। अरे हाँ तो बोल यार, मन में बैठे बैठे बोलते रहा करो। उस साइड बोल सीरीज है पैरेलल है, ये बच्चा बोला जब इसमें पैरेलल करा दिया तो वो सीरीज होगा, कॉमन सेंस है, ये कॉमन सेंस है। लेकिन तू जानता है कि जब हम लोग सीरीज देखते थे पोटेंशियल डिवाइड होता था। पोटेंशियल क्या होता था? डिवाइड, घटता चला ड्रॉप होता जाता है। अब तुम बड़े बच्चे सोच के देखना, इधर एक यहां से बैठी है साहब, ये हाई पोटेंशियल एंड है और ये लो है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ट्रेवल करके जा रही होंगी? हाँ साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे गई होंगी। और तू जानता है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में मैं आगे बढ़ता जाऊंगा वैसे वैसे पोटेंशियल ड्रॉप होता चला जाता है। कुछ ये खा रहा है, कुछ ये खाएगा, कुछ ये खाएगा, तभी तो यहाँ पोटेंशियल 0 आएगा। मान लो 20 वोल्ट है तो मान लो 10 वोल्ट लिख देता हूँ इसको, तो साहब ये 10 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है। तो एक बात बताए, 10 वोल्ट है, वो 0 वोल्ट है, इस बीच में जो ड्रॉप हुआ है 10 से 0 पहुंचे, खाया किसने? बच्चा बोला 3 रास्ते में 3 डायलैक्ट्रिक आए थे, तीनों खा गए। और पोटेंशियल डिवाइड अगर हो रहा है साहब, पोटेंशियल अगर डिवाइड हो रहा है तो सीरीज की निशानी है, पोटेंशियल गेट्स डिवाइडेड इन केस ऑफ सीरीज। क्या साहब ये तीनों कंडेंसर सीरीज में थे? हाँ सर, ये तीनों सीरीज में थे। क्या ये तीनों पैरेलल में थे? हाँ, ये तीनों पैरेलल में थे। बात समझ में आई है? ये है इसका साइंटिफिक मेथड देखने का। पोटेंशियल देखो, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड से देख लो। क्लियर है यहां तक? ठीक है सर। अब बेटे जब बात आती है न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, तो हमें तो न्यूमेरिकल जुगाड़ से भी सॉल्व कर लेते हैं कई बार, ठीक है। तो जुगाड़ अगर आसान पड़ जाता है जुगाड़ से कर लेते हैं। देखो जुगाड़ क्या है, ध्यान से सुनना। उसने मुझसे कहा कि P और Q के बीच में इक्विवेलेंट बताइए, ठीक है साहब। मैं बेटे ये जो कैपेसिटर मुझे दे रखा है ना, इसको थोड़ी देर के लिए एक नदी मान लेता हूं, एक नदी मान लेता हूं। और नदी तू जानता है कि कोई तुझसे कहता है नदी को क्रॉस करिए, तो कॉमन सेंस कहती है कि एक किनारे से दूसरे किनारे जाना है। यहाँ पे किनारे कौन है? प्लेट है, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये। तो जब तुझसे कहेगा कि इक्विवेलेंट निकालो, तो कॉमन सेंस से आपको एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे जाना होगा। ये नदी बह रही है और आपको पार करनी है, एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे जाना है, एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे। जब एक से दूसरी पर जाना है तो सब छलांग मार दे नदी में। ध्यान से देखिए, मैंने इस नदी के अंदर जब छलांग मारी, ये गया, एक डायलैक्ट्रिक पार किया, उसके बाद दूसरा डायलैक्ट्रिक आ गया, फिर उसके बाद तीसरा डायलैक्ट्रिक आ गया। मतलब एक के बाद एक डायलैक्ट्रिक आ रहा है मेरे रास्ते में। हाँ, और साहब अगर एक के बाद एक आता है, एक के बाद एक आता है, तो ये सीरीज की निशानी है। किसकी है? सीरीज की। साहब ये तीनों कंडेंसर सीरीज में है, आया ना। मैंने एक रास्ता पार किया, एक रास्ता चला, मैं एक डायलैक्ट्रिक में चला, फिर उसके बाद अगला जो रास्ता है वो उसी के सामने आ गया, फिर अगला रास्ता उसी के सामने। मतलब जो रास्ता है वो एक के बाद एक आ गया, तो सीरीज था। अब इसमें कूद के देख, एक बच्चा बोला सर यहाँ किनारे से किनारे जाना था, जब मैं इस डायलैक्ट्रिक में कूदता हूँ तो इसमें पार निकल जाता हूँ।
कोई दूसरा डायलेक्ट्रिक आया ही नहीं। अगर इसमें कूदूंगा तो इसमें पार निकल जाऊंगा, इसमें कूदूंगा तो इसमें पार निकल जाऊंगा। क्या तीन रास्ते, क्या वो तीनों एक दूसरे के पैरेलल थे? हाँ वो पैरेलल थे। तो साहब ये तीनों कंडेंसर पैरेलल की निशानी है। किसकी है? सबसे बढ़िया जुगाड़ है ये, किनारे से छलांग मार जाओ साहब। छलांग मारते ही जितने वो क्या नाम है डायलेक्ट्रिक रास्ते में आते चले जाएं वो सब सीरीज होते चले जाते हैं। और अगर डायलेक्ट्रिक आपके साथ में चल रहा है कोई तो पैरेलल है। इधर देखिए सबसे प्यारा सवाल, बोल इक्विवेलेंट। बच्चा बोला सर छलांग मारूंगा यहाँ से जाऊंगा, ये रास्ते में आएगा, यहाँ पहुंच जाऊंगा। क्या K2 और K1 सीरीज में थे? हाँ साहब सीरीज में थे दोनों कैपेसिटर। इन दोनों का एक सॉल्व कर लूंगा, फिर जो K3 वाला जो कैपेसिटर बनेगा वो पैरेलल हो जाएगा। मतलब K1 K2 वाला सीरीज बनेगा, देन उसके बाद जो आंसर आएगा वो K3 के साथ पैरेलल हो जाएगा। अरे हाँ तो बोल यार, बात समझ में आई है? उस पे आते हैं हम लोग अभी लास्ट में पे, क्योंकि एक तरफ से कवर करते चले बेटे, ठीक है? तो ये साइंटिफिक है, बात समझ आई? ये है एक्चुअल तरीका बेटे देखने का कि सीरीज है पैरेलल है, ठीक है? तो पहले अगर आपको, चलो मैं सॉल्व ही कर देता हूं, ठीक है? इतने आपको ध्यान रहेगा, इसको मिटा देता हूं बेटे, ठीक है? देखो इधर तो पहला तीनों सीरीज वाला कंसेप्ट। पहला काम क्या करना आपको साहब, जितने कैपेसिटर है सबका कैपेसिटेंस लिखिए इंडिविजुअल। तीन कैपेसिटर है तो C1 A एप्सिलॉन नॉट बाय D बाय 3। और तू जानता है जब डाइलेक्ट्रिक भर जाता है ठोक के, क्योंकि एक कैपेसिटर है ठोक के भर गया तो K टाइम्स होता है, तो दैट्स व्हाई एप्सिलॉन K1 हो गया। बोल स्टेप सही है बेटे? 3 ऊपर चला जाएगा। बोल आंसर क्या हुआ? ये हो गया 3A एप्सिलॉन नॉट K1 बाय D। C2 बोल कितना हो गया? C2 A एप्सिलॉन नॉट K2 बाय D बाय 3। 3 ऊपर चला गया, 3A एप्सिलॉन नॉट K2 बाय D। C3 A एप्सिलॉन नॉट K3 बाय D बाय 3 ऊपर चला गया, ये हो गया 3A एप्सिलॉन नॉट K3 बाय D। क्या स्टेप समझ में आया? पहला काम समझ आया? जितने भी कैपेसिटर दे रखे हों सबका कैपेसिटेंस इंडिविजुअल लिख लो। लिख लिया सब। अब आ जाइए सीरीज थे तो 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 1/C1 प्लस में 1/C2 प्लस में 1/C3। क्या स्टेप सही है? ये 1 करके है बेटे, रिवर्स कर इनको। तो जब मैं रिवर्स करूंगा तो D अपॉन में 3A एप्सिलॉन नॉट, ये तो कॉमन हो जाएगा रिवर्स करने के बाद, ठीक है? क्या बचेगा? ये बचेगा 1/K1 प्लस 1/K2 और प्लस 1/K3। ये आंसर है, ये 1/C का आंसर है। सही लिखा ना? रिवर्स करेगा तो D बाय ये और 1/K1 1/K2 1/K3, इसको रिवर्स कर दे तो बोल दिस इंप्लाइज फाइनल आंसर। तो सर C हो जाएगा, C इज इक्वल टू, एक स्टेप में लिख रहा हूं बेटे, ये तो रिवर्स हो ही जाएगा, ये हो जाएगा 3A एप्सिलॉन नॉट बाय D। सही है? अब जब इसका एलसीएम लिखूंगा तो नीचे आएगा K1 K2 K3, रिवर्स में ऊपर चला जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा K1 इंटू में K2 और इंटू में K3। ये स्टार्ट K1 तो ये हो जाएगा K2 K3 प्लस K1 K3 प्लस K1 K2 K1 K2। ये आंसर है। अरे हाँ तो बोल सही है, ये आंसर है फाइनल पहले सवाल का। क्लियर है? ये हो गया सब। दूसरा इसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेशन थोड़ी आसान है दूसरे की, देख रहे बोल C1 लिख कितना? पहला सर एरिया A/3 है तो A/3 एप्सिलॉन नॉट K1 बाय D। K1 और डिस्टेंस देख पूरा D आ रहा है ना, तीनों के लिए D आएगा, ठीक है? C2 यहां लिख देता हूं, C2 बोल कितना हो जाएगा? सर C2 हो जाएगा A/3 एप्सिलॉन नॉट K2 बाय D। C3 बोल कितना हो जाएगा? A एप्सिलॉन नॉट K3 बाय 3D। बोल बात समझ में आई? क्या तीनों पैरेलल थे? हाँ सर तीनों पैरेलल है। बोल C इक्विवेलेंट कितना हो गया? सर C1 प्लस में C2 प्लस में C3। कुछ कॉमन है? हाँ सर कॉमन है। A एप्सिलॉन नॉट बाय 3D कॉमन, ब्रैकेट K1 प्लस में K2 और प्लस में K3। ये आंसर है ऐसा।
ए एप्सिलॉन नॉट बाय 3d ब्रैकेट में k1 प्लस में k2 प्लस में k3। और हाँ तो बोल, बात समझ में आई है? दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए, स्टेप समझ में आ गया। अब तुमको स्क्रीन रोकनी है बेटे और ये वाला क्वेश्चन कवर करिए, कर वो भी दोगे, कोई टफ नहीं है वो। आप कहोगे सर आपने बताया नहीं, मैं बता देता हूँ, इधर सुन ले। इधर देखो, एक बच्चा बोला सर मैं छलांग मारूंगा इसमें, यहाँ से छलांग मारता है साहब, यहाँ से गया सामने ये आ गया, यहाँ छलांग मारता है तो फिर सामने वही आ जाता है। बच्चा बोला सर ये क्या कहानी है, सेम ही मीडियम आ रहा है दोनों के रास्ते के सामने, है ना? तो इसको सॉल्व करने के दो अंदाज है। पहला अंदाज सुनना, एक बच्चे ने अपने मन में ही इसी मीडियम को दो हिस्सों में बांट दिया, देखना अपने मन में, K3 इधर लिख लिया, K3 इधर, तो K1 और ये वाला K3, क्योंकि एरिया a/2 आ जाएगा, फिर इधर a/2 इधर हो जाएगा, ये इसके साथ सीरीज, ये इसके साथ सीरीज, दोनों अलग अलग सॉल्व और फिर वो जोड़ा पैरेलल। एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका इसमें ये है बेटे, जब तू इसको थोड़ा खोल ऐसे पलट के रखेगा ना, जैसे मैंने ये रखा था ये वाला, ठीक है, तो ये सिचुएशन ना कुछ ये है, ये ऐसे भरा हुआ है, ये K1 था, ये K2 था और ये K3 था। अब तुम बड़े बच्चे हो, सोच के जवाब देना, सोच के। मान ले ये 10 वोल्ट की प्लेट थी और यहाँ तक आते आते 6 वोल्ट का ड्रॉप हो गया, ये 10 था, ये 6 है और यहाँ 0 होना है, तो साहब क्या ये हिस्सा हर जगह 6 वोल्ट है? हाँ सर, हर जगह 6 वोल्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कैपेसिटर था K1 वाला, K2 वाला था, ये तो पैरेलल थे, सच्चाई है। तो आप इन दोनों को पहले पैरेलल सॉल्व कर लो और एक बना के और फिर उसे K3 के साथ सीरीज कर देना, K3 के साथ क्या कर देना, सीरीज। तो इस सिचुएशन को सॉल्व करने के दो तरीके हो गए, क्या? या तो K3 को दो हिस्सों में बांट लो, K3 यहां लिख लो, K3 यहां लिख लो, a/2 यहां लिख लो, a/2 यहां लिख लो, फिर इस जोड़े को सीरीज सॉल्व करो, इस जोड़े को सीरीज सॉल्व करो, दोनों को पैरेलल कर दो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि इन दोनों को पैरेलल सॉल्व कर लो और उसके बाद जो आंसर आए वो अगले के साथ सीरीज हो जाएगा। बात समझ में आई है? क्लियर? तो आप स्क्रीन को रोको, ये क्वेश्चन ये सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन ये सॉल्यूशन, दोनों, ठीक है? फिर क्वेश्चन नंबर 3 अपने आप सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 4 अपने आप सॉल्व करो। रोक स्क्रीन को, नोट कर, ले लिया बेटे, आ जा। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करा। पहले 3 कैपेसिटर लिख, C1 C2 C3 लिख, क्या है सब बोल। C1 एरिया A एप्सिलॉन नॉट K1 बाई D/2, 2 से 2 गया बेटे, ये हो गया A एप्सिलॉन नॉट K1 बाई D, इसका कैपेसिटेंस हो गया। C2 का बोल, सेम आएगा यही, तो A/2 एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन में D/2, कैंसिल आउट हुआ है, 2 से 2, A एप्सिलॉन नॉट K2 बाई D। बोल स्टेप सही है? बोल C3 इसका कैपेसिटेंस एरिया A/2, तो A/2 एप्सिलॉन नॉट K3 बाई, ये डिस्टेंस D है बेटे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, ये D है, ठीक है? तो ये पूरा D/2 नहीं है, यहाँ कुछ कैंसिल नहीं हुआ, यही आंसर है ये सेम। अब बोल, क्या साहब ये दोनों पहले सीरीज सॉल्व होंगे? ये कॉमन सेंस कहती है कि ये दोनों पहले सीरीज सॉल्व होंगे, ठीक है बेटे? तो 1/c डैश नाम डाल देता हूं उसका, 1/c डैश मस्ट बी इक्वल्स टू 1/c1 प्लस में 1/c2। क्लियर है? रिवर्स करेगा इसको, तो रिवर्स करके लिख, इनको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा D/A एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट के अंदर 1/K1 प्लस में 1/K2, ठीक है? तो यहां से C1 की वैल्यू आ गई बेटे, ये हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई D C डैश की ब्रैकेट, इसको रिवर्स करेगा तो ये K1 K2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा K1 प्लस में K2, K1 प्लस में K2। बोल बात समझ में आई है? सही लिखा है ना बेटे? एलसीएम लूंगा, ये ऊपर चला जाए, पलट के ये आंसर आया। क्लियर है? आजा। मुझे कहता है इक्विवेलेंट, तो C इक्विवेलेंट हो गया मेरे पास, जो C डैश आया है वो C3 के साथ पैरेलल है, तो इन दोनों को पैरेलल कर दे बेटे, इसको और इसको। कुछ कॉमन है? हाँ, A एप्सिलॉन नॉट बाई D कॉमन है, तो ये हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई D कॉमन हुआ ब्रैकेट के अंदर, यहाँ से आएगा K3/2, तो ये हो गया K3/2 प्लस में ये वाली वैल्यू, तो ये होगी K1 K2 अपॉन में K1 प्लस में K2। बोल बात समझ में आई है? ठीक है ना? न्यूमेरिकल टफ नहीं है बेटे, ये बहुत आसान न्यूमेरिकल है। आपको बस एरिया लिखना आ जाए, D लिखना आ जाए,
और कितने कैपेसिटर हैं और कौन किसके साथ सीरीज पैरेलल, फिर तो कैलकुलेशन है। ठीक है, रोक के स्क्रीन को नोट कर, लिख लिया बेटे, चला जा। लास्ट वाला न्यूमेरिकल अपने आप सॉल्व कर लोगे। देखो इन सभी में सीबीएसई के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ ना बेटे, सीबीएसई के तो पहले दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले दो, और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीसरा और चौथा इंपॉर्टेंट है। चौथा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो नीट में जल्दी ही 1-2 साल पहले भी आया है। ठीक है, वो करता क्या है, देखो जैसे एंट्रेंस वगैरह में ना बेटे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस नहीं पूछेगा, उसमें बोल देता है इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताओ, इन तीनों का इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताओ, तो कोई टेंशन नहीं लेनी। आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल दिया, एक वैल्यू आई है, उस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू लिख दो, C इक्वल्स टू के, वो क्या नाम है, A एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू के। A एप्सिलॉन नॉट और D जो कट जाएगा, K की वैल्यू बच जाएगी। ठीक है ना, ये प्रोसेस होता है। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं अब। कितने कैपेसिटर हैं साहब? सर 3 कैपेसिटर हैं। ठीक है, तो बोल C1, तो C1 इज इक्वल टू ये वाला एरिया A बाई 2, A एप्सिलॉन नॉट K1 बाई D, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, ये हो गया A एप्सिलॉन नॉट K1 बाई D। स्टेप सही है, ठीक है सर। C2 बोल, C2 A बाई 2 एप्सिलॉन नॉट K2 बाई D बाई 2 कैंसिल आउट हुआ, A एप्सिलॉन नॉट K2 बाई D। ठीक है, C3 एरिया वो पूरा A है, A एप्सिलॉन नॉट K3 बाई D बाई 2, 2 पर गया, 2A एप्सिलॉन नॉट K3 बाई D। बात समझ में आई है? ये आया सर। अब मेरे से कहता है इक्विवेलेंट बताओ, तो पहले सॉल्व कर दूं। देखो 4 के चक्कर में क्यों पढ़ो, 3 से ही कर दो बेटे। ठीक है, तो K1 K2 का पैरेलल बना, तो उसका नाम डाल देते हैं C1, C' तो पैरेलल का मतलब C1 प्लस में C2 बोल, तो सर A एप्सिलॉन नॉट बाई D बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा K1 प्लस में K2। बिल्कुल सही है साहब। अब उसके साथ ये दोनों सीरीज, तो 1/C इक्विवेलेंट मस्ट बी इक्वल टू 1/C' प्लस 1/C3। ठीक है बेटे, रिवर्स कर दे, तो ये हो जाएगा D अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, D अपॉन में A एप्सिलॉन, 1 अपॉन में K1 प्लस में K2। ठीक है, और यहां से D अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट, तो ये रिवर्स हो क्या जाएगा, और प्लस में 1 अपॉन में ट्वाइस ऑफ K3, ये वैल्यू आ जाएगी 1/C की। इसको सॉल्व कर लेना बेटे, रिवर्स कर देना, जो बचेगा वो C होगा, जो बचेगा वो C होगा। ठीक है, रोक के सीन को नोट कर दे फटाफट, ले लिया बेटे। तो ये क्वेश्चन है, अगर आपको 2 डाइलेक्ट्रिक दे दे तो बच्चा बोला सब सर 3 के ही कर दिए, 2 का तो सवाल ही पैदा नहीं हो, हम गलत कर देंगे। ठीक है ना, ज्यादातर देखो सीबीएसई यही क्वेश्चन देती है, 2 डाइलेक्ट्रिक दे देगी साहब, ये दे दिए, यहाँ K1 लिख दिया और यहाँ K2 लिख दिया, बताइए इक्विवेलेंट क्या होगा A और B के बीच में, या P और Q के बीच में इक्विवेलेंट बताओ। तो बच्चा बोला सर इसमें क्या है, इसमें क्या है, बोल सही बात है या नहीं, मतलब ये है साहब, इसका अगर डिस्टेंस देखूंगा तो ये D/2 हो जाएगा, और इसका डिस्टेंस देखूंगा तो ये D/2 हो जाएगा। एरिया दोनों का A और A है, ये मुझे साफ दिखाई देता है, बहुत बढ़िया बेटे, ये साफ दिखाई देता है। देखो इस साफ को पूछने का अंदाजा अलग है, वो पूछता कैसे, 2 क्वेश्चन बना के देता है क्या, एक ये कैपेसिटर दे दिया कि ये दे देता हूं, इसमें ना बेटे वो आधे हिस्से के अंदर भरता है, मतलब वो इधर भर देगा, बोला ये डाइलेक्ट्रिक है साहब, आधे में भरा हुआ है। ठीक है, और कांस्टेंट इसका वही अपना K है, और इधर एयर है, ऐसे ही इसको देता है क्या कि आधे में भर देगा इस हिसाब से, ठीक है, और इधर लिख देगा एयर है, K नहीं लिखता है। तो इसका तरीका ये होता, अपना अपने मन में थोड़ी देर के लिए उसको वो क्या नाम है K मान लो, क्या मान लो K, उसके अंदर K मान लो, और उसने मुझे K1 की वैल्यू 1 दे रखी है, और K2 की वैल्यू को मैं K मान लेता हूँ। तो अगर वो मुझे आधा खाली भी देगा तो कोई टेंशन नहीं है, ये सॉल्व करना मुझे आता है। क्या सर यहाँ से जंप करूंगा ये दोनों सीरीज है? हाँ सर यहाँ से जंप करूंगा ये दोनों पैरेलल है, इसके अंदर मैं K1 लेट कर लेता हूँ, इसके अंदर मैं K2 लेट कर लेता हूँ। बोलिए साहब C1 कितना था? सर C1 इज इक्वल टू था A, एरिया पूरा है, A एप्सिलॉन नॉट बाई D और इनटू में K1 की वैल्यू 1 थी। ठीक है बेटे, तो ये हो जाएगा 2A एप्सिलॉन नॉट बाई D।
2a एप्सिलॉन नॉट बाई डी। बोल C2 कितना था सर? C2 की वैल्यू लिखूंगा एरिया A एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन में D बाई 2। ये ऊपर गया तो 2a एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू में K2 की वैल्यू K है, K2 की वैल्यू K है, ठीक है। अब वो सीरीज था तो 1/c की वैल्यू हो जाएगी बेटे 1/c1 प्लस में 1/c2, ठीक है। रिवर्स करके लिख देंगे तो d अपॉन में 2a एप्सिलॉन नॉट, तो d अपॉन में 2a एप्सिलॉन नॉट बाहर, आपके पास बचेगा 1 अपॉन में k और प्लस में 1, ठीक है बेटे। तो c की वैल्यू हो जाएगी 2a एप्सिलॉन नॉट बाई डी और ब्रैकेट के अंदर जब तू इसको रिवर्स करेगा तो k अपॉन में k प्लस 1, ये आंसर है। और आया नहीं आया? इसमें बोल क्या है दोनों पैरेलल थे? हाँ सर ये पैरेलल थे। बोल C1 कितना था? C1 इसका सर एरिया आता है a/2 एप्सिलॉन नॉट K1 बाई डी। C2 बोल कितना था? a/2 एप्सिलॉन नॉट K2 बाई डी। K1 की वैल्यू मुझे 1 दे रखी थी तो ये था a एप्सिलॉन नॉट बाई 2d और ये था a एप्सिलॉन नॉट K बाई 2d। क्या पैरेलल थे? हाँ सर। क्या C1 प्लस में C2 होगा? बिल्कुल, जो कॉमन है बाहर निकाल। क्या a एप्सिलॉन नॉट बाई 2d कॉमन? हाँ सर, ब्रैकेट के अंदर आया k प्लस 1। अरे हाँ तो बोल सही बात है। ये कंसेप्चुअली पूछ लिया जाता है बेटे कई बार ना, उसमें डायलेक्टिक नहीं भरता, एयर देता है तो घबराना नहीं है, डायलेक्टिक मानो और जो डेरिवेशन आ जाए उसके अंदर k की वैल्यू 1 कर लो। यही तरीका होता है, ठीक है, यही तरीका होता है इसको सॉल्व करने का जब एयर आती है। 2-3 साल पहले इसमें क्या नाम है आईआईटी मेंस के अंदर ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या आया था बेटे? कम से कम वो क्वेश्चन आईआईटी एडवांस, आप ये एडवांस तो खैर क्या कहोगे, पहले टाइम पर जो आईआईटी होती थी जो हमने दी है, हमने उस टाइम पर 20-20 नंबर के 10 क्वेश्चन आते थे मेंस के एग्जाम में। एक होता प्रीलिम्स, उसमें ऑब्जेक्टिव होता था और मेंस में 10-10 क्वेश्चन आते थे। तो वहां कभी ये क्वेश्चन आया था यहाँ से डायलेक्टिक से, सही है, 20 नंबर का क्वेश्चन आया था और वो क्वेश्चन ना बेटे एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन बना और उसका रिजल्ट आपको परमानेंट याद रख लेना चाहिए कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वो लास्ट ईयर या पिछले साल या उससे पिछले साल आईआईटी मेंस ने पूछा हुआ है, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। तो स्क्रीन को रोके हुआ इन दोनों को नोट कर, फिर बताता हूं। लिख लिया बेटे, चला जा। अब ये क्वेश्चन देख ले, एक सीबीएसई में नहीं आएगा ये गारंटी है, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए बेटे। देख बेटे क्वेश्चन क्या है, आपको वही 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखे हैं, तो वही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है लेकिन डाइलेक्ट्रिक को भरने का अंदाज बदल रखा है बेटे। डाइलेक्ट्रिक अलग तरीके से भरा हुआ है, ठीक है ना। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उस पैटर्न पे डाइलेक्ट्रिक ही नहीं है, कुछ ये तो ट्रायंगल फॉर्म में दे दिया है, ठीक है। प्लेट जो है वो स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक साइड मुझे ए गिवन है तो ये साइड ए, तो एरिया जो है इसका ए स्क्वायर बन जाएगा, किसका? प्लेट का एरिया, क्योंकि जानता हमें इसकी जरूरत पड़ती है बेटे, ठीक है ना। ए स्क्वायर हो गया, ठीक। डायलेक्ट्रिक कैसे भरा हुआ है? डायलेक्ट्रिक कुछ इस फॉर्म में भर रखा है बेटे, ट्रायंगल की फॉर्म में ये, और इन्होंने इस साइड एयर मुझे गिवन करिए, कहता है इधर एयर है और इधर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा हुआ है, वो है बेटे के, यहाँ के भरा हुआ है। कहता है इक्विवेलेंट बताइए पी और क्यू के बीच में, दोनों प्लेट के बीच में इक्विवेलेंट बताओ। अब भाई कंपटीशन का क्वेश्चन है, कंपटीशन बेटे आईआईटी का क्वेश्चन है तो कुछ तो अंदाजा लग रहा होगा। क्वेश्चन टफ नहीं है ये, कुछ नहीं है, जो हमने पढ़ा वही है ये, अंतर इतना है कि इसमें इंटीग्रेशन जाएगा, दैट्स व्हाई आपका मैथ जो का इंटीग्रेशन वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है बेटे। इधर देख, बच्चा बोला सर मैंने तो वो सीधे भर के देखे थे, अभी आपने वो जुगाड़ बताया था कूद जाओ, इसमें क्या करूं, इसमें तो सीधा नहीं है, स्ट्रेट नहीं आया हुआ। कोई बात नहीं है, कंसेप्ट वही है सब, कुछ नहीं करना। तो यहाँ से x की दूरी पर जाकर के एक छोटा सा एलिमेंट ले ले साहब, x की दूरी पर जाकर के एक एलिमेंट कंसीडर कर ले dx चौड़ाई का, ये एलिमेंट कंसीडर कर ले साहब, बोल सही बात है, एलिमेंट ले लिया, ठीक है साहब। लेट कर ये एंगल मुझे थीटा है गिवन है बेटे, जहां एयर है हम लोग जानते हैं वहां k1 को 1 लिख लेते हैं और जहां मुझे डायलेक्ट्रिक गिवन है उसका नाम हम लोग k डाल देते हैं, k2। फुल स्टेप सही है, क्योंकि हम इसे जनरल ड्राइव कर लेते हैं k1 k2 के लिए, ठीक है, k1 k2 के लिए। अब तो ध्यान से देखिए बेटे, जो तूने एलिमेंट लिए हैं उसके अंदर 2 कैपेसिटर बन गए, एक कैपेसिटर तो ये वाला है,
ये वाला हिस्सा, बोल सही है, और एक कैपेसिटर ये वाला हिस्सा है। ठीक है सर, क्या तू इन दो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस लिख सकता है? हाँ सर बिल्कुल लिख दूंगा। अगर आप इस हिस्से को, ये जो आपने एलिमेंट लिया है, अगर आप इसको 3D के अंदर देखते हो, 3D के अंदर, तो ये चीज कुछ ऐसी दिखाई देगी बेटे आपको। अगर आप 3D के अंदर इसको एनालाइज कर पाए तो ये चीज आपको कुछ ऐसे दिखाई देगी, अगर आप 3D में इसको निकाल करके लाते हो तो। बोल सही बात है। उसके अंदर जब आप इसका एरिया देखोगे, ये वाला एरिया ऊपर का जो मुझे रिक्वायर्ड है, ये वाला एरिया, तो अगर इसकी dx चौड़ाई ली है, ये डिस्टेंस a है, ये साइड a है। बोल सही बात है नहीं? मैंने आपको ये वाला पोर्शन दिखा रखा है ना, ये दो हिस्से, ये वाला पोर्शन, एक तो ये वाला हिस्सा ये था हमारा, और एक ये वाला, ये मैंने आपको दिखाया हुआ है। लेकिन मुझे चाहिए ये वाला एरिया, बोल सही ना? तो वो एरिया कितना है? वो है a इंटू डी एक्स। a इंटू डी एक्स, ए क्या है? ये वाली साइड, और dx क्या है? इसकी चौड़ाई। तो इसका कैपेसिटेंस मैं लिख देता हूं, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस dc1, इसका लिख देता हूं dc2। ये इसका कैपेसिटेंस है, ये इसका कैपेसिटेंस है, बाकी को भूल जा। तो dc1 और dc2 को देख, क्या इधर से छलांग मारूंगा? क्या ये दोनों सीरीज है? हाँ सर ये दोनों सीरीज हैं। क्या इन दोनों का इक्विवेलेंट लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख दूंगा सर। जो इक्विवेलेंट आएगा उसको इंटीग्रेट कर देना, रिजल्ट आ जाएगा सर। जो इक्विवेलेंट आएगा उसे इंटीग्रेट कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। बोल सही बात है? आ जा साहब। तो जब मैं इसका कैपेसिटेंस लिखूंगा, इसका लिखूंगा, तो मुझे ये वाली दूरी चाहिए कि ये वाली एक तो, ठीक है बेटे, और इसके लिए ये वाली दूरी चाहिए, क्योंकि कैपेसिटेंस में फॉर्मूला होता है ना ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। सही है? डी क्या है? ये वाली दूरी है। ये टोटल डिस्टेंस मेरे को डी गिवन किया हुआ है इसने। इसको थोड़ी देर के लिए मैं एक्स यहाँ ले रखा है, तो इसको डिस्टेंस को ही लिख देता हूँ बेटे। बड़े बच्चों ध्यान से देखना, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये हो गया बेस, यहाँ से tan थीटा लिख देता हूँ। तो ये जो डिस्टेंस है ये वाला, इसका नाम चलो बेटे y1 डाल रहा हूँ मैं, y1 और y2। तो y1 की वैल्यू मेरे यहाँ पर आ जाएगी x tan थीटा, और y2 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी d माइनस ऑफ x tan थीटा। देखना ये स्टेप सही लिखा है, y1 की वैल्यू x tan थीटा, y2 की वैल्यू d माइनस x tan थीटा। बोल सही है? एरिया मैंने आपको बता ही दिया, a dx आएगा। चालू हो जा भाई, लिख dc1। a एरिया है a एप्सिलॉन नॉट k1 बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है? dc1 का ये वाला डिस्टेंस, दैट इज d माइनस x tan थीटा। चेक कर, बोले स्टेप सही है? a dx k एप्सिलॉन अपॉन में d माइनस x tan थीटा। ठीक है साहब, dc2 लिख, कितना हो गया dc2? इसका कैपेसिटेंस a, एरिया इसका भी यही होगा a dx, ठीक है? एप्सिलॉन नॉट k2 अपॉन में डिस्टेंस, ये कितना है? ये है x tan थीटा। बोल स्टेप सही है? मुझे dc1 dc2 मिला, क्या मैं इनका इक्विवेलेंट लिख सकता हूँ? हाँ सर, dc, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में dc1 प्लस में 1 अपॉन में dc2। बोल सही है बेटे? जब आप इसको सॉल्व करोगे वहां से dc की वैल्यू आएगी, ठीक है, और dc वेरिएबल कौन है? x वेरिएबल है, तो 0 से लेकर के ये साइड स्क्वायर दे रखी है a, सही है, यहां से लेकर के यहां तक इंटीग्रेट कर देंगे, जो बचेगा वो आंसर होगा, जो बचेगा वो आंसर होगा। देखो बेटे, ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफी बड़ा इंटीग्रेशन है, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, आप आराम से इंटीग्रेशन को बोर्ड से नोट कर लेना। पर हाँ, इसका रिजल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। रिजल्ट जो इसका फाइनल आंसर आता है बेटे निकल करके सी वो होता है k1 k2 अपॉन में k1 प्लस में k2। उसने k1 की वैल्यू 1 गिवन करी है, मैं k की फॉर्म में लिखा रहा हूं, ठीक है बेटे। एप्सिलॉन नॉट a एरिया प्लेट का होता है, यहाँ स्क्वायर दे रखा है, सही है, यहाँ कैपिटल ए लिख रहा हूं बेटे, ये एरिया प्लेट का होता है, ठीक है, अपॉन में a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d, क्लियर है, और लॉग ऑफ k1 बाय k2, लॉग ऑफ k1 बाय k2, ये इसका फाइनल आंसर है, क्लियर है। तो आप स्क्रीन को रोको, अगर हाँ इसने मुझे k1 की वैल्यू 1 प्रोवाइड कर दी है और एरिया a स्क्वायर दे रखा है, तो k1 की वैल्यू 1 कर और k2 की वैल्यू k, तो ये हो जाएगी k अपॉन में 1 प्लस k, ठीक है बेटे। एरिया हो जाएगा a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय d लॉग ऑफ 1 बाय k,
log of 1/k, ठीक है बेटे। 1/k की फॉर्म में छोड़ दो, रिवर्स करोगे तो इसे k-1 कर देना, वो एक ही बात है, ठीक है। तो k अपॉन में k-1 a² एप्सिलॉन नॉट बाई डी log ऑफ k। तो ये जनरल आंसर हो गया, ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। किसके टर्म्स में? 1 और k के टर्म्स में, ठीक है। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना चाहो तो कंप्लीट सॉल्यूशन नोट कर लेना। सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से गारंटी है एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्योंकि आपके मन में ख्याल आ सकता था ना कि सर ये स्ट्रेट ही भरे रहे, कल को ऐसे इंक्लाइन भर दे या तिरछा भर दे, तो साहब फिर वो क्वेश्चन इंडिकेशन पे चला जाता है, ठीक है। रो की स्क्रीन को आराम से नोट कर ले, कंप्लीट सॉल्यूशन नोट कर लेना बेटे स्क्रीन से। लिख लिया बेटे, चला जा। तो ये टॉपिक था बेटे मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स का, ठीक है। अब एक नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ा, हेडिंग बना मल्टीपल प्लेट कैपेसिटर्स। मल्टीपल प्लेट कैपेसिटर्स, मल्टीपल प्लेट का मतलब है बेटे दो से ज्यादा प्लेट अगर आ जाए सिस्टम के अंदर, दो से ज्यादा। इधर देखना, जैसे मान लिया आपको ये सिचुएशन गिवन है, एक ये प्लेट्स दे रखी हैं। अब कितनी प्लेट लगा दी है मैंने? 1 2 3 4 5 प्लेट दे दी साहब, और ये सप्लाई लगाई है। सोच समझ के जवाब देना है, कितने कंडेंसर है, कितने कंडेंसर है? बच्चा बोला सर इसमें क्या है, 5 प्लेट हैं। कितने? 5। तो जो मेरी बैटरी इसको चार्ज देगी प्लेट को, तो वो कॉमन सेंस है इस वाले को प्लस देगी और इसको माइनस देगी वो, ठीक है साहब। अब जो बीच में चार्ज आएगा वो इंडक्शन से आएगा, तो ये जब इसके साथ इंडक्शन करेगा, इधर माइनस इधर प्लस, फिर इंडक्शन करेगा ये माइनस प्लस और ये माइनस प्लस वो माइनस। सर माइनस प्लस का जो जोड़ा होता है उसे हम कैपेसिटर कहते हैं, कंडेंसर कहते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखो, एक कंडेंसर ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये और एक ये। सर ये 4 कैपेसिटर है, 4। तो वो कंपनी यूज करती है इस कंसेप्ट को, मल्टीपल कैपेसिटर्स को, तो मल्टीपल प्लेट सिस्टम को। तुम अंदाजा लगाओ, अगर 4 कैपेसिटर आपको वैसे बनाने होते तो 8 प्लेट चाहिए थी, 8 मेटल प्लेट चाहिए, और यहाँ पर 4 कैपेसिटर तुमने 5 प्लेट से बना दिए। 5 ही प्लेट तो लगी, 1 2 3 4 5, तो 3 प्लेट का फायदा हुआ। इन्हें बोलते हैं मल्टीपल प्लेट कैपेसिटर। सीबीएसई ने आज तक इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन पूछ सकती है, ठीक है। पूछ इसलिए सकती है कि जब सीबीएसई नीट का एग्जाम लेती थी तो उस समय ये पेपर में आए थे। जो क्वेश्चन सीबीएसई नीट में दे सकती है, तो कॉमन सेंस है वो सीबीएसई में भी दे सकती है। सही बात है या नहीं? आ जाओ साहब। हाँ वैसे अब तो नीट वो क्या नाम है, सीबीएसई हाथ में रहा नहीं बेटे नीट, ठीक है ना। और क्वेश्चन तो क्वेश्चन है साहब। पहले बताइए सीरीज है पैरेलल है? बच्चा बोला सर ये साफ दिखाई देता है सीरीज है। क्या 4 कैपेसिटर थे? हाँ सर। तो बोल इक्विवेलेंट कितना हो गया? ये हो गया सर 1/C1 प्लस में 1/C2 प्लस में 1/C3 और प्लस में 1/C4। बिल्कुल सही है साहब। क्या सभी बराबर बराबर ले लो, एरिया ए डिस्टेंस डी? हाँ सर। ठीक है, ये हो गया 4/C, सीधे लिख दिया बेटे, सही है। तो दिस इंप्लाइज सी इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई C/4 और सी की वैल्यू लिख देता हूँ A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ए एरिया प्लेट का, डी डिस्टेंस है इस प्लेट के बीच की, और ये ए इसका एरिया है। और आया नहीं आया? बात समझ में आई बेटे? ये है मल्टीपल प्लेट कैपेसिटर। अब इसके ऊपर क्वेश्चन बनाने का अंदाज उसका अलग हो सकता है। जैसे देखना इधर देख, आपको एक सिचुएशन ये दे दी, 3 प्लेट प्रोवाइड कर दी साहब, 3 चलो 4 प्लेट दे दी हैं, ठीक है। अब किन्हीं 2 प्लेट के ऊपर आपको बैटरी कनेक्ट करके दे देता है। मान लो उसने बेटे ये 2 प्लेट के ऊपर आपको बैटरी दे दी, ठीक है। बैटरी भी दे सकता है, ये भी लिख सकता है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी, ये भी लिख सकता है, ठीक है। और ये 2 प्लेट आपस में ऐसे ज्वाइन करके दे दी है, ये वायर से ज्वाइंट दे रखा है। कहता है इक्विवेलेंट बताइए। पहले तो बताओ कितने कैपेसिटर है ये, ठीक है, कितने कैपेसिटर। एक बच्चे ने वैसे अंदाजा लगाया सर 1 2 3 कैपेसिटर है। तो अंदाजा ऐसे नहीं लगाते हैं बेटे, वो प्लस माइनस चार्ज या बैटरी बता के जाइए कितने कैपेसिटर है, ठीक है। 3 कैपेसिटर सीरीज है पैरेलल है, क्या है देख लेते हैं, आ जाओ। जब मुझे एक नजर में ना पता चले सीरीज है या पैरेलल है या कितने कैपेसिटर है, आपकी हेल्प करेगी आपकी बैटरी। बैटरी के ऊपर वही V1 V2 लिखो जैसे आज तक लिखते आए हो। लिख दिया सब V1 और V2, ठीक है। अब चल यहाँ से ये वाली प्लेट देखूंगा तो ये वाला हिस्सा V1 का हो गया, ये भी V1 का हो गया। इधर से देखूंगा तो ये V2 का हो गया, ठीक है सब। V1 V2 खत्म हुआ, V1 V2 नई प्लेट आ गई। अब इसको V3 लेट कर ले, यहाँ पर V3 लिख देता हूं तो क्या सेम उठ करके यहाँ पर भी V3 और ये भी V3। हाँ सर बिल्कुल सही है।
बोल सही बात है। पहले V1 V2 बैटरी से बांटा, ये वाली प्लेट दोनों तरफ यूज में है, दोनों तरफ लिखा, ये प्लेट एक ही तरफ यूज में है तो एक ही तरफ लिखा, ठीक है। अब ये V1 V2 बट गया, अब ये प्लेट रह गई खाली, अपनी तरफ से V3 लेट किया, अगर ये V3 लेट है तो ये भी V3 होगा, ये नियम हो गया। बोल बात समझ में आई है? ठीक है सर। अब कुछ नहीं साहब, बैटरी लगाओ, चालू कर साहब बैटरी। कोई V1 V2 है? चेक कर, V1 V2 है? नहीं है सर, कोई V1 V2 नहीं है, ठीक है। V1 की कितनी प्लेट है सर? V1 की 2 प्लेट है, तो यहां से उठा V1 की 2 प्लेट दे, डिजाइन अपने ऊपर है, डिजाइन कैसी भी लेना, एक V1 ये लगाया, V1 ये लगाया, 2 प्लेट थी ना V1 की, हाँ हो गया सर। सर इस V1 के साथ एक V3 है, इस V1 के साथ भी V3 है, ठीक है ना बेटे। देख इस V1 के साथ V3, इसके साथ V3, मतलब V3 और V3 की 2 प्लेट और आएंगी सब। ये V1 है, ये V3 है, ये V1 है, ये V3 है, बिल्कुल सही है सर। सर इस V3 के साथ एक V3 और है, ओहो एक V3 की प्लेट और है, इसका मतलब एक प्लेट और है जो V3 की है, दोनों तरफ से V3 दे दिया उसे, मतलब डिजाइन दोनों तरफ से बना दी। सर V3 जो है फिर V2 के साथ, और V2 हमारी बैटरी है, ये खत्म हो गया साहब, ये खत्म सिचुएशन। अरे हाँ तो बोल, ये V3 हो गई, ये V2 हो गई, ये सप्लाई है। और आया नहीं आया? ये मल्टीपल प्लेट कैपेसिटर है बेटे, इनके अंदर सीरीज पैरेलल पहचानना है, ठीक है ना, सीरीज पैरेलल। दोबारा देख, V1 V2 लिखा, इसे V1 दिया, इसे V1 दिया, इसे V2 दिया, सही है। खाली प्लेट दे रखी थी, कनेक्ट डायरेक्ट निकली, V3 लेट दिया, V3 V3 हो गया, ठीक है। कोई V1 V2 नहीं मिला, V1 V2 मिलता तो एक्रॉस जोड़ लेता, मिला ही नहीं, कोई बात नहीं। अब चालू हो जा। V1 की कितनी प्लेट? 2 दिखाई, V3 सर 2 V1 के साथ एक V3 है, V1 के साथ V3 ये दिखा दी। सर एक V3 और है, और वो V3 V2 के साथ है, V2 बैटरी खत्म। क्या 2 पैरेलल एक सीरीज है? हाँ सर, 2 पैरेलल एक सीरीज है। बोलिए साहब कितना हो गया? C मान लेता हूं, चलो इसका आंसर C, ये C के बन गए, C और C 2C। क्या 2C और C सीरीज था? हाँ, तो बोल 1/C इक्विवेलेंट, सीधा लिख 1/C इक्विवेलेंट, तो 1/2C प्लस में 1/C, ये आधा है, ये एक है, आधा और एक 1.5, सही है बेटे। 1.5 का मतलब ये हो गया 3/2C, तो दिस इंप्लाइज C इक्विवेलेंट की वैल्यू तेरे पास हो गई 2/2C/3। C की वैल्यू अगर डालते हो तो डाल दो A/0/D, ये आंसर आया। और हाँ तो बोल यार, बोल बात समझ में आती है? ये तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है बेटे। अब इधर देखो, इसी को सॉल्व करने का ना बेटे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक मेथड और है, ये कंपटीशन मेथड है, ठीक है। कैसे सॉल्व कर लेते हैं इधर देख। पर ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूं, ये तभी वैलिड होगा जब एक प्लेट खाली दे रखी होगी, सिर्फ एक प्लेट, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ एक ही प्लेट खाली है, बच्चा बोला 2 प्लेट खाली नहीं, वो आपस में जुड़ी हुई है, दैट्स व्हाई एक ही प्लेट है, ठीक है बेटे। तरीका क्या है, ध्यान से सुन। A और B लिख लो, जिसके अक्रॉस इक्विवेलेंट पूछा है ना वो दोनों नाम लिख लो, लिख लिए। एक तूने जो प्लेट खाली तुझे मिली है बेटे, अपनी तरफ से उसका पोटेंशियल लेट कर ले x, कितना लेट कर ले x, और उस x को बीच में लिख ले, उस x को बीच में लिख ले, लिख लिया। अब चालू हो जा। कैसे चालू हो जाओ, ध्यान से देखियो। ये पोटेंशियल x है, ये जो जोड़ा बना है, क्या ये a और x के बीच में है? हाँ सर, ये a और x के बीच में है, तो a और x के बीच में कैपेसिटर लगा। फिर ये जो कैपेसिटर बना है, क्या ये a और x के बीच में है? हाँ सर, ये भी a और x के बीच में है साहब, एक a और x लगा दिया। अब ये जो बना है वो x और b के बीच में है, सर एक x और b के बीच में लगा, ये लगा दिया साहब। तेरे सामने सिचुएशन खुल करके आ गई। वो कहता था a और b के बीच में इक्विवेलेंट बताइए, खुल गया। क्या ये 2 पैरेलल के साथ एक सीरीज है? खत्म। 2 पैरेलल के साथ एक सीरीज, बात समझ में आई है? कंसेप्ट समझ में आ गया? क्या था कंसेप्ट? V1 V2 से बांटो या x से लेट कर लो, लेकिन x वाला तभी वैलिड होगा जब एक प्लेट खाली होगी, ठीक है। एक ही प्लेट मानी गई है ना बेटे, यहाँ से घूम करके आई है तो x लेट कर लिया उसको, क्लियर। रोक स्क्रीन को फटाफट नोट कर। आ जा बेटे, एक तरह से सॉल्व करते हैं। आजा, कहता है इक्विवेलेंट बताइए a और b के बीच में, वही मल्टीपल प्लेट कैपेसिटर के सर्किट्स हैं। जो मेथड अच्छा लगे आप उसे उठाइएगा, ठीक है बेटे। दोनों से आप सॉल्व कर सकते हो, मैं x से करा देता हूँ, ठीक है। जब मुझे खाली प्लेट दिखाई देती है x से सॉल्व कर देता हूँ। इधर देख, a और b के बीच में बताइए, दोनों प्लेट आपस में जुड़ी हुई हैं साहब। मैंने इसका पोटेंशियल अपनी तरफ से x लेट कर लिया साहब, ठीक है। क्या लिखा सर? मैंने लिखा a और b लिख लिया साहब, बीच में लिख लिया सर x,
ठीक है, पहला कैपेसिटर बोल किसके बीच में, ए और एक्स के बीच में, ये लगा दिया सर ए और एक्स के बीच में। दूसरा बोल किसके बीच में है, ए और बी के बीच में, सर ये लगा दिया ए और बी के बीच में। ठीक है, तीसरा बोल सर बी और एक्स के बीच में है, ये लगा दिया बी और एक्स के बीच में। खत्म हुआ सब। क्या इक्विवेलेंट पूछा गया था ए और बी के बीच में, हाँ सर बता दूंगा। क्या दो सीरीज के साथ एक पैरेलल था, अरे हाँ तो बोल यार, दो सीरीज के साथ एक पैरेलल। बोल आंसर कितना, सी और सी, ये हो गया c/2 और इसके साथ ही पैरेलल। क्या c और c/2 क्या 3c/2, हाँ सर। अरे हाँ तो बोल यार 3c/2। क्लियर हुआ, ठीक है साहब। अगले पे आ जा। यहाँ पे खाली दिखाई दी है सर, नहीं दी है, तो v1 v2 बांट के देख लेता हूँ बेटे। ठीक है, जब मैं v1 v2 बांटता हूँ यहाँ से v1 v2, तो तुम बड़े बच्चों ध्यान से देख, ये वाली बैटरी v1 की प्लेट v1 की जाएगी तो ये v1 जाएगी, ये भी v1 जाएगी। यहाँ से देखा गया तो ये v2 गई है साहब, ये भी v2 गई है और ये भी v2 गई है। ठीक है, चालू कर इक्विवेलेंट देख। क्या v1 v2 का कोई कैपेसिटर दिखाई देता है, अरे सर ये v1 v2 है, ये भी v1 v2 है, या ये भी v1 v2 है। क्या ये तीनों पैरेलल थे, हाँ सर ये तीनों कैपेसिटर पैरेलल थे, तीनों कैपेसिटर पैरेलल थे। बोल सही बात है। तो बोल सी इक्विवेलेंट कितना हो गया, 3c हो गया, सीधा ही लिख देता हूँ। तो सी इक्विवेलेंट हो गया साहब 3c, तो दैट इज 3 ऑफ a एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ए एरिया और डी उनके बीच की दूरी, सभी के बीच की दूरी बेटे इक्वल है, सही है, डी लेकर के चल रहे हैं, तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी ये आंसर आया। और आया नहीं आया, तीनों पैरेलल थे। देखो ये एक सिचुएशन है बेटे, एक स्पेशल केस भी है एक, ध्यान से सुनना। अगर मैं तेरे सामने इन प्लेट की नेमिंग करूं ना, 1 नंबर प्लेट, 2 नंबर प्लेट, 3 नंबर प्लेट, 4 नंबर प्लेट नेमिंग करी है, और नेमिंग करने के बाद ऑड नंबर की प्लेट एक जगह और इवन नंबर की प्लेट एक जगह आ जाए, तो समझ जाना जितने कंडेंसर बने हैं सब पैरेलल में हैं। देख नंबर करा तो 1 और 3 एक जगह है, 2 और 4 एक जगह है, ऑड नंबर एक जगह, इवन नंबर एक जगह। जितने कंडेंसर बने, बच्चा बोले कितने बनेंगे, तो ये सीधी सादी बात है साहब, ये 4 प्लेट है, 3 कंडेंसर बने। अगर n प्लेट हो जाती तो, अगर मैं तेरे को जनरलाइज बना के दे दूं बेटे, जनरलाइज कोई कंसेप्ट बता दूं, n प्लेट ले लेता हूं, n प्लेट, और ऑड नंबर एक जगह, ठीक है, एक ये एक जगह जोड़ दी साहब, ये रही, ये वाली नंबर एक जगह जोड़ ली, ये रही साहब। जनरलाइज कर देता हूं, n नंबर प्लेट है बेटे, n है ये, तो कितने कंडेंसर बनेंगे, तो n-1 तो कंडेंसर बनेंगे, ठीक है ना। तो 4 का ये आंसर आया, तो बोलिए जनरल आंसर क्या हो जाएगा, तो सी इक्विवेलेंट हो जाता है n-1, ठीक है, a एप्सिलॉन नॉट बाई डी, n-1 a एप्सिलॉन नॉट, ये जनरल आंसर है। क्लियर है। तो आपको अगर ये प्लेट कुछ ऐसे सीक्वेंस में मिल जाए, जैसे 1 2 3 नंबर डालते हैं, और एक जगह इवन एक जगह, तो सब कंडेंसर पैरेलल में आते हैं। ठीक बेटे, नेक्स्ट पे आ जा सर। क्या कोई चीज पहले दिखाई दिया, सर नहीं दिया, सब नहीं दिया, तो चालू कर। बैटरी अप्लाई करी, V1 लिखा सर, इधर लिखा V2, प्लेट के ऊपर लेके गया, यहाँ से गया, इसे V1 डाला सर, इसे V1 डाला, ठीक है साहब। वापस इधर से चल सर, इसे V2 डाला, इसे V2 डाला, इसे V2 डाला, इसे V2 डाला। देख सही लिखा है, V2 गया ना यहाँ से, 2 प्लेट पे ज्वाइन है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। V1 V2 का कंडेंसर, हाँ सर V1 V2 की तो बैटरी है, तो सबसे पहले तो बैटरी बना ले साहब, बैटरी बना दी। V1 V2 कोई दिखाई दिया, अरे सर ये रहा ना V1 V2, ये दिखा दिया, ये लग गया भाई, ये एक्रॉस लग गया V1, हाँ बिल्कुल सही है सर। सर ये वाला भी V1 V2 है, चल इसको भी लगा दे, तो इसमें क्या है सर, ये V2 V2 है, V2 V2, सर V2 V2 नाम का कोई भी कंडेंसर नहीं होता है ना। ये याद आया, अगर कोई एक अच्छा बच्चा है उस बात को पकड़ गया होगा, ये शॉर्ट हो गया बेटे। V2 V2 का मतलब है कोई कंडेंसर अलग से ऐसे जोड़ के दे रखा है इसे, खत्म। ये तो शॉर्ट है, दोनों प्लेट एक जगह। V2 V2 का क्या मतलब हुआ, तो ये ना बेटे बीच में कंडेंसर नहीं था, ये 2 ही कंडेंसर थे, और इसका आंसर था सी इक्विवेलेंट बराबर है 2c, सी इक्विवेलेंट बराबर है 2c, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी आंसर था। आया नहीं आया, आप ऐसे ना तो चार्ज के हिसाब से देख लो, इस बैटरी से प्लस का चार्ज फेंक, ये प्लस गया साहब, इधर भी प्लस गया, इधर से माइनस फेंकियो, ये माइनस गया, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, प्लस माइनस एक कंडेंसर, प्लस माइनस एक कंडेंसर, माइनस माइनस कोई कंडेंसर नहीं होता। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि आप ना ये ऐसे अंदाजा मत लगाना कभी कि ये 1 कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर, कई बार कंसेप्ट बदल देता है, और वो जब कंसेप्ट बदलता है ना इस हिसाब से, तो यहाँ भी 3 कंडेंसर आने चाहिए थे, है ना, पर एक कंडेंसर शॉर्ट था, थे तो वो 3 ही, लेकिन एक शॉर्ट था उसमें। तो कितने कंडेंसर काम के थे, या कितने कंडेंसर थे यहाँ पे, यहाँ 2 ही कंडेंसर थे साहब। ठीक बेटे, बात समझ में आ गई। आजा, इसमें एक खाली दे रखी है साहब, एक्स ले लो, चलो साहब इसको एक्स ले लेते हैं।
खत्म करो, x से ही सॉल्व कर दो इसको। कहां पर सॉल्व करूं इसको? तो इसका सॉल्यूशन बेटे इधर देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाओ। सबसे पहले अपना वही पुराना सर ए और बी लिखो। तो ये लिखा ए, ये लिखा बी, ठीक है सर। ए और बी हो गया, एक बीच में डाल दिया सर एक्स, ठीक है सर। बोल पहला किसके बीच में? ए और एक्स के बीच में। तो पहला ए और एक्स के बीच में। दूसरा बोल सर एक्स और बी के बीच में। दूसरा एक्स और बी के बीच में, ठीक है। तीसरा बोल बी और ए के बीच में, सर बी और ए के बीच में। चौथा बोल सर ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में। सब ये था, ये खत्म हो गया। जो भी आएगा आंसर निकाल लेना। ये सी है, ये सी है, ये सी बाई टू हो गया। ये सी, सी और सी बाई टू, सी, सी और सी बाई टू ऐड कर दो, जो भी आंसर आता है, ठीक है। 2c और c बाई टू में तो 2.5 हो गया सब, 5/2। और आया नहीं आया। ये है बेटे मल्टीपल प्लेट कैपेसिटर। इसके अंदर ना एक स्टेयर केस का वो कंसेप्ट बनता है। इसके लोग पहले तो उसको नोट कर ले। एक स्टेयर केस वाला कंसेप्ट देख बेटे, इसे स्टेयर केस कैपेसिटर कहते हैं। क्या कहता है साहब? एक कैपेसिटर है, किस फॉर्म का है कि प्लेट का एरिया ए है और जो इसकी ऊपर वाली प्लेट है बेटे, ऊपर वाली, वो कुछ सीढ़ी नुमा है स्टेयर केस फॉर्मेट में, ये फॉर्मेट में है। नीचे वाली प्लेट का एरिया ए दे रखा है और ऊपर वाली प्लेट का एरिया a/3, मतलब हर हिस्से का एरिया a/3, a/3 और a/3। मेरे से कहता है इक्विवेलेंट बताइए, और ये दूरी मुझे दे रखी है, ये d है, ये भी d है और ये भी d है। बच्चा बोला सर इसमें क्या है? इसमें क्या है? अगर आप इक्विवेलेंट चाहते हो तो एक प्रकार से अपने मन में बैटरी लगा करके देख लो एक बार। ये बैटरी लगाई मैंने, जब मैं बैटरी लगाऊंगा तो इसके ऊपर प्लस बैठेगा, बिल्कुल सच्चाई है। इधर माइनस बैठेगा। बैटरी जो चार्ज फेंकेगी प्लस माइनस वो बराबर बराबर फेंकेगी, मतलब जितना ऊपर फेंकेगी उतना माइनस नीचे फेंकेगी। बात तो सही कह रहे हो सर? तो ये कॉमन सेंस कहता है कि जब ये जितना प्लस यहाँ बैठेगा उसके कॉरस्पॉन्ड माइनस इधर होगा, जितना प्लस यहाँ उतना माइनस यहाँ, जितना प्लस उतना माइनस यहाँ। मतलब ये है कि साहब इस वाले हिस्से के ऊपर चार्ज बैठ जाए ये पॉसिबल ही नहीं था। इस हिस्से के ऊपर चार्ज बैठ जाए ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो बाउंड चार्ज है, जितना चार्ज इधर माइनस का है वो उतना कॉरस्पॉन्ड यहाँ प्लस बिठाएगा और फील्ड लाइंस इस हिसाब से नॉर्मल आएंगी, तो इधर चार्ज नहीं आएगा। और जब चार्ज नहीं आया तो साहब तेरे पास 3 कंडेंसर है, ठीक है, 3 कंडेंसर है। क्या? एक ये, इसको चलो मैं यहाँ से कनेक्शन हटा देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ से जोड़ के दिखा देता हूँ। ये क्या साहब, ये 3 कंडेंसर तीनों पैरेलल में है? हाँ सर, तीनों पैरेलल में है। बोल सही है? बोल पहले का कैपेसिटेंस C1, एरिया a/3, ठीक है, तो a/3 एप्सिलॉन नॉट बाई d, ठीक है बेटे। दूसरे का कैपेसिटेंस a/3 एप्सिलॉन नॉट बाई 2d, ये वाली दूरी 2d। तीसरे का कैपेसिटेंस C3 a/3 एप्सिलॉन नॉट बाई 3d। बिल्कुल सही है सर। क्या तीनों पैरेलल में? हाँ सर, तीनों पैरेलल में। बोल C इक्विवेलेंट C1 प्लस में C2 प्लस में C3 कुछ कॉमन है? हाँ सर, a एप्सिलॉन नॉट बाई d कॉमन है सर। क्या बचा? ये आया 1/3 प्लस में 1/6 प्लस में 1/9, 1/3 1/6 1/9, ठीक है बेटे। सॉल्व कर लो, कितना हो गया? 9 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, तो ये 11/18, ठीक, तो ये हो जाएगा 11/18 a एप्सिलॉन नॉट बाई d, यही बनेगा ना। एलसीएम लेगा 18 ले लो, ठीक है ना, 18 6 9, 11/18 a एप्सिलॉन नॉट बाई d, ये आंसर आया। बात समझ में आई है? इसे कहते हैं स्टेयर लाइक कैपेसिटर। इसकी इनको लोग नोट कर ले एक बार, लिख लिया बेटे। तो ये कंसेप्ट था बेटे मल्टीपल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। देखो ये एक छोटी सी बात है, जाते जाते वैसे बता देता हूँ, नहीं आप कॉमन सेंस से इतना समझते हैं सभी। मान लो 2 प्लेट के बीच में आपने एक प्लेट डाल दी और बेटे इसको आपस में कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ वायर। बताना कोई फर्क पड़ेगा? तो ध्यान रखना कि अगर आपने बीच में प्लेट डाली थी, ये d/2 था और ये d/2 था, और आपने कनेक्ट कर दिया, तो ये कॉमन सेंस कहती है कि अब कंडेंसर बस ये वाला हिस्सा रह गया है, ये अब ये तो एक ही वायर बन गई ना, ये पूरा एक प्लेट है, तो अब सिर्फ ये कैपेसिटर रह गया बेटे, ठीक है। पहले क्या था? पहले ये दोनों, ये सिचुएशन थी, पहले ये सिचुएशन थी, क्लियर है? तो ये दोनों सीरीज थे पहले, और जैसे आप इसको कनेक्ट कर रहे हो तो अब ये कैपेसिटर रह जाएगा बस,
क्लियर? तो ये ध्यान रखना कि अगर बाई चांस एक प्लेट को वो कनेक्ट कर देता है, ये कंसेप्ट पूछ लिया जा सकता है, ठीक है? तो जिस प्लेट को कनेक्ट करेगा वो वाला सिस्टम गायब हो जाएगा, ये खत्म, वो 2 सीरीज था, अभी अकेला रह गया। ठीक है बेटे? तो ये था मल्टीपल प्लेट कैपेसिटर। मिलते हैं अगली बार, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।